शरद जी, क्या मोदी हार सकते हैं 2024 में? संभावनाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है। 2019 में भी यही कहा जा रहा था कि हार रहे हैं, है ना? जब एसपी बीएसपी गठबंधन हुआ तब भी लगा कि बीजेपी हार रही है। तो ऐसा कई बार होता है कि लगता है बीजेपी हार रही है, लेकिन वो बट एक्चुअली लेकिन बहुत बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर पुलवामा की घटना नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर केंद्र में कुछ और हो सकती थी चुनाव के दौरान। बिल्कुल संभव है। संभावनाओं पे बहुत चीजें टिकी हैं और अभी भी संभावनाएं हैं। क्योंकि देखिए, ये बात सही है जैसा पूर्णिमा जी कह रही थी कि मोदी इज लूजिंग करेंसी। अब उनमें वो गुजरात भले ही अभूतपूर्व जीत मिली हो, लेकिन अगर उनके नाम में वो करेंसी होती तो हिमाचल भी जीतते। तो अगर हिमाचल हारे हैं, और जैसा अब मुझे कई बीजेपी के नेता कहते हैं कि साहब हम तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं। आपने खुद भी देखा दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा गया। एक नेताजी थे, उनका कहना था कि साहब बीजेपी कभी भी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कभी भी 10 या 15 से ज्यादा सीटें नहीं जीतती थी। 2017 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और उन्होंने अलग अलग बैचेस में कॉर्पोरेटर्स को बुला के पूछा कि भाई क्या कारण था, आप लोग अचानक इतनी ज्यादा सीटें बीजेपी को कैसे आई? तो उनका कहना था कि साहब हम तो मोदी जी के नाम पे लड़े थे। तो मोदी के नाम पे अगर कॉर्पोरेशन में, पुणे कॉर्पोरेशन में लोग लड़के जीत सकते हैं, तो वो एक करेंसी थी। 2017 में थी, 2019 में कुछ कम हुई। मुझे लगता है वो गुजरात कुड बी एन एबरेशन। और जैसा शमी जी कह रहे थे कि हो सकता है मोकामा कुड बी द वे फॉरवर्ड एंड नॉट कुडनी एंड गोपालगंज। तो उनमें फर्क है। ठीक है, तो हर चुनाव विवेक जी अलग यहाँ होता पर, है। हाँ, विवेक जी एक सवाल यहाँ पे है कि क्या हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हार को रीडिंग टू मच, क्योंकि इसके पहले जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को रिपीट किया, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को रिपीट किया, गोवा में तो तीसरी बार उनकी सरकार बनी है, और सिर्फ हिमाचल में हार से और दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी में हार से हम ये मान ले कि नहीं नरेंद्र मोदी की करेंसी घट रही है, तो क्या ये सही होगा? नहीं आशुतोष जी, मुझे लगता है ये विशफुल थिंकिंग ही होगा, क्योंकि बहुत लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह का देश हम देखना चाहते हैं उस तरह का देश अगर हमको चाहिए, रिट्रीव करना है, तो बीजेपी सत्ता में न रहे, ये एक आदर्श स्थिति होगी। इसलिए विशफुल थिंकिंग हम बहुत करते हैं। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ हिमाचल में मोदी जी का जादू नहीं चला तो और कहीं नहीं चलेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। और उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें थोड़ी बहुत कभी आई होगी, लेकिन आज भी सवाल जो अल्टरनेटिव का है वो बहुत इंपॉर्टेंट आज भी है। अगर 2024 में उनको एक उनके टक्कर का कोई अल्टरनेटिव हमारे सामने नहीं आता, जैसे कि सब लोग हम जानते हैं कि लोकसभा में लोग अलग बिना पर वोटिंग करते हैं, विधानसभा में अलग रिजल्ट्स हमको दिखते हैं, लेकिन लोकसभा में लोग बीजेपी के पीछे खड़े होते हुए हमने पिछले 2 इलेक्शंस में देखे हैं और बहुत बड़ी तादाद में खड़े हो जाते हैं। तो राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, देखिए उनका रिब्रांडिंग हुआ है, उनकी इमेज में काफी इजाफा, उनका इमेज अच्छा बना है, लेकिन हमने ये भी देखा है अगर हिमाचल में मोदी जी का जादू नहीं चला है तो राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा का जरा इंडक्शन इफेक्ट हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ये गुजरात में कहीं भी नहीं देखने को मिला, हमको एमसीडी में कहीं देखने को नहीं मिला। तो जो अल्टरनेटिव हम चाहते हैं उस तरह का अल्टरनेटिव लीडरशिप जिसका कोई करिश्मा भले ही मोदी जी के टक्कर का ना हो, लेकिन थोड़ा सा 19-20 तो हो, अगर वो नहीं बनता हुआ दिखाई दे, तो ये जो पर्सनैलिटी कल्ट से जो बीजेपी, मोदी जी के पर्सनैलिटी कल्ट से जो बीजेपी तर जाती है हर जगह, डिस्पाइट अपोजिशन यूनिटी, वो बीजेपी वहां अपनी साख कायम रखने में सक्सेसफुल होती है, और केवल मोदी जी के पॉपुलैरिटी की वजह से। और जैसा और किसी ने कहा कि उनकी जो इलेक्शन मशीनरी है, उसकी जो ताकत है, उस ताकत के साथ में और मोदी जी की जो पर्सनैलिटी कल्ट है उसके साथ, ये दोनों फैक्टर इतने स्ट्रांग है कि चाहे कितनी भी अपोजिशन यूनिटी हो जाए, आज की स्थिति में तो ये नहीं हमें दिखाई दे रहा है कि 2024 में बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये हो सकता है कि वो जो अभी आज जितनी सीटें हैं उनसे 50-60 सीटें, 70 सीटें कम हो जाए, लेकिन ये समझ के चलना कि भाई अपोजिशन यूनिटी के चलते बीजेपी हार जाए 2024 में, ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग ही होगा।
मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई स्थिति आज हमें दिखाई दे रही है। अब आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में किस तरह के अनफोर्सीन फैक्टर्स सामने आते हैं, ये हमें पता नहीं। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे बीजेपी पूरी तरह से पीछे हट जाए और हमें अपोजिशन यूनिटी अच्छी दिखाई दे और नॉन बीजेपी गवर्नमेंट 2024 में इस देश में आए, ये हो सकता है। लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स रहेंगे जो इस तरह की स्थिति बनाने के लिए सामने आएंगे, ये आज हम नहीं कह सकते। आशुतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सिद्धार्थ, आपकी क्या राय है? टफ सवाल है। अब हाँ, मैंने कहा बहुत मुश्किल सवाल है। राजनीति में, पत्रकारिता में इस तरीके के सवाल अमूमन जवाब साफ नहीं मिलता। क्या लगता है आज जो 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 स्थितियां हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम चेहरे की जगह अगर मुद्दों पे राजनीति करें, मुद्दों पर सब एकजुट हो जाए, तो 2024 में कड़ी टक्कर दी जा सकती है। देखिए, दो बातें तो, हाँ, दो बातों से किसी को ऐतराज नहीं है और ना कोई दो बातों से मना कर रहा है। एक कि वो जो करिश्मा था, और वो समय के साथ सभी के साथ होता है, कि वो जो करिश्मा था, उस नाम में जो जादू था, जो करंट था, करंट घट गया है, करंट में कमी आ गई है, एक बात। दूसरी बात, अलग अलग राज्य जो है, जिन राज्यों ने बहुत भारी बहुमत दिया था, उन अलग अलग राज्यों में, शमी साहब बिहार का बता रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उन अलग अलग राज्यों में जहां पर के दम पर बहुत बड़ा बहुमत मिला था लोकसभा में, उन राज्यों में सीटें, संख्या पर बहस हो सकती है, लेकिन सीटें तो कम हो रही हैं। मध्य प्रदेश में आप कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का बहुत मामूली असर रहा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में एक सीट से तो आगे बढ़ सकती है विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी को वो क्लीन स्वीप जो है, जो कई जगहों पर मिली थी, वो क्लीन स्वीप की स्थिति तो नहीं होगी। हो सकता है कि वो अक्सरियत उसके पास रहे, लेकिन क्लीन स्वीप की स्थिति नहीं है। तो दरअसल मुझे लगता है कि जो विपक्ष की व्यवहारिक सोच है, वो व्यवहारिक सोच तो यही है कि सीटें 100 के आसपास कम की जाएं, और अगर 50, 60, 70 सीटें कम होती हैं, तो क्या आपको आसान लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का मसला इतनी आसानी से सुलझ जाएगा? क्या आपको आसान लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास आज गठबंधन के नाम पर सबसे बड़ा नेता कौन, सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन अगर एनडीए को कहा जाए तो रामदास अठावले हैं, इसके अलावा और कौन सा गठबंधन का नेता उनके पास आपको उस एनडीए में आपको नजर आता है कि जो बड़ा नेता हो? तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें अगर कम होती हैं, तो सीटें कम होना भी मैं मानता हूं कि विपक्ष की एक तरह से ये जीत है, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का मसला खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी यूनानिमस नेता हैं, लेकिन वो तब है जब भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के दम पर बहुमत मिलता है। बहुमत न मिलने की स्थिति में वही चीजें कायम रहेंगी, कहा नहीं जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर व्यवहारिक तरीके से देखा जाए तो 50, 60, 70 सीटें कम होने का मतलब है कि बहुत कुछ बदल जाएगा भारतीय राजनीति में, और सरकार का भी कोई नया स्वरूप सामने आएगा। समी साहब, आप बहुत संक्षेप में, आपको क्या लगता है? संक्षेप में बात यह है कि अगर 2019 की तरह विपक्ष ने लड़ा तब तो नहीं जीत पाए, हरा नहीं सकते हैं इसको, क्योंकि अभी आपको एकता तो बनानी पड़ेगी, बिना एकता के तो जीत नहीं सकते। दूसरी बात है कि ये माहौल बंदी का जमाना है। अब अगर पहले से माहौल बनने लगेगा कि नहीं मोदी जी को तो कोई हरा ही नहीं सकता, तब तो कोई नहीं हरा सकता है। इसलिए फैक्चुअल होना पड़ेगा कि अभी 20 स्टेट में मोदी जी की सरकार, मतलब बीजेपी की सरकार नहीं है, तो उनको हराया जा सकता है। जब तक ये विश्वास पैदा नहीं होगा, जब तक ये विश्वास विपक्ष को नहीं होगा, तब तक कोई कैसे हरा सकता है। और देखिए, करेंसी की बात होती है ना, तो 2000 की करेंसी इन्होंने शुरू की थी और दूसरे मोदी ने कहा कि इसको वापस ले लेना चाहिए। तो वो करेंसी तो कम हो रही है, किस हद तक कम होगी ये विपक्ष के हाथ में है। उसका कितना अच्छा इस्तेमाल कर पाती है, माहौल कितना अच्छा बना पाती है कि साहब हम इनको हरा सकते हैं। अगर आप ये विश्वास ही नहीं देंगे लोगों को कि आप हरा सकते हैं, तब तो आप बिल्कुल नहीं हरा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कगार पर बैठा हुआ है उसके लिए आप एक मैसेज दे सकते हैं कि ही कैन बी डिफीटेड। अगर वो मैसेज जाएगा तब तो वो हार सकते हैं, वरना फिर ऐसी 2019 की तरह 2024 भी हो जाए। पूर्णिमा जी, आपकी राय?
नहीं, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि अगर विपक्ष एक अच्छे प्रोग्राम के साथ सामने आए और लीडरशिप का फॉर्मूला एक प्रेजेंट करे, चेहरा बेशक इमीडिएटली ना प्रेजेंट कर दे, बट एक फॉर्मूला प्रेजेंट करे कि अगर हम जीतते हैं तो हम इस तरह से अपना लीडर चुनेंगे, तो लोग उनकी बात पे भरोसा करेंगे। और दूसरा, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी की जहां तक सवाल है, हिमाचल में उन्होंने एक भाषण में, मैंने खुद सुना था, कहा था कि आप लोग यहाँ के कैंडिडेट को मत देखिए, आपका एक एक वोट आप मोदी जी को दे रहे हैं, ये सोच के वोट दीजिए। लेकिन लोगों पे थोड़ा तो बात का असर कम हुआ, तभी तो हिमाचल में उनकी सरकार गई। बेशक बहुत कम परसेंटेज ऑफ डिफरेंस ऑफ वोट था, लेकिन सरकार तो गई। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी को हराना बिल्कुल नामुमकिन है। लोग आज बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जो कई सारे वादे किए गए थे, वो सारे वादे पूरे नहीं हुए हैं और ना उनको पूरा करने की दिशा में कोई काम हो रहा है। और पिछले 14 से लेके आज तक एक बिल्कुल जनरेशन एक नई खड़ी हो गई है वोटर्स की, जो ये चाहेगी ये देखना कि आगे उनको क्या मिलता है, कौन सी सरकार उनको क्या देती है। तो ये हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मोदी जी इनविंसिबल नहीं है, उनकी छवि में थोड़ी गिरावट आई है और ऑपोजिशन इसका फायदा उठा सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।